व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए एक्ट के बारे में, दैट इज हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। सुना सुना सा लग रहा है ना एक्ट, आसान भी है, ठीक है ना। तो लॉ स्टूडेंट्स और जो हमारे भाई जो लॉ नहीं कर रहे, दिस इज द मोस्ट फेवरेबल कंसेप्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट जो हमारी लाइफ में देखा जाता है, ठीक ना। गोद लेना समझते हो। और मेंटेनेंस, दैट इज मेंटेनेंस किसी का भी हो सकता है, मेंटेनेंस वाइफ का, चिल्ड्रन का, हमारे माता पिता का। तो लॉ उनके बारे में क्या बात कहता है, हम वो सेक्शंस आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कैसे एडॉप्शन लेना है बच्चे का, पहले इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, ओनली एडॉप्शन के बारे में। तो गाइज इस वीडियो के अंदर ओनली हम एडॉप्शन यानी गोद लेने के दौरान जो प्रक्रिया है, जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे लॉ के अंदर लिखा गया कि भाई साहब ये चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है ना। तो वो कंडीशंस के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो गाइज चलिए अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जो पहला सेक्शन है दैट इज सेक्शन 6। गाइज ये जो एडॉप्शन से रिलेटेड सेक्शंस हैं दैट इज फ्रॉम सेक्शन, वैसे तो सेक्शन 5 टू सेक्शन 17 तक हैं, लेकिन इसके अंदर मेन जो बात कही गई है वो मैं आपको बता दूं कि उसमें एक दो सेक्शंस हैं जो कि सिर्फ रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में, या पेमेंट के बारे में, जैसे सेक्शन 17 बात करता है, 16 है, तो इनके बारे में, या सेक्शन मैं आपको बताऊँ 5 है, ठीक है ना। तो ये मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं मेन बात है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे बच्चे को अगर आप कोई गोद ले रहे हो, वेदर इट इज मेल और फीमेल, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो क्या क्या कंडीशंस होनी नेसेसरी हैं। तो पहली बात, एडॉप्शन से रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट हम समझेंगे उसको पहले जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए गोद लेने के लिए। दूसरी चीज, अनमैरिड लड़का या फिर डाइवोर्स्ड लड़का गोद ले सकता है, बच्चा नहीं ले सकता। अगर ले सकता है तो क्या क्या कंडीशंस हैं। मैरिड वुमेन, सॉरी अनमैरिड वुमेन और जो डाइवोर्स्ड लेडी है या फिर डाइवोर्स्ड वुमेन है, तो वो बच्चा गोद ले सकती है नहीं ले सकती, कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और क्या क्या रेगुलेशन है, मतलब फीस फूस तो यार आपके एरिया के अनुसार है, ठीक है ना। फीस तो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखी होंगी या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने प्रिस्क्राइब कर रखी होंगी, तो फीस फूस हर एक के एरिया वाइज होती है, ठीक है ना। तो फीस का तो मैं क्या भी बता सकता हूँ, लेकिन जो मेन कानूनी प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली थिंग इज सेक्शन 6, रिक्विजिट कंडीशंस फॉर एडॉप्शन, जो क्या कहता है, लेने वाला एग्री होना चाहिए, देने वाला एग्री होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए इनकी। कैपेसिटी इन द सेंस, अब मैं कैपेसिटी जो मैं बता रहा हूँ वो कैपेसिटी तो अगले सेक्शन में डिफाइन है, ठीक है। तो जो कैपेसिटी है चाहे वो लड़के की लड़की की, वो अगले सेक्शंस में डिफाइंड है। सेक्शन 6 तो सिर्फ ये कहता है कि वैसे लेने वाले कैपेसिटी होनी चाहिए, देने वाले कैपेसिटी होनी चाहिए। और थर्ड थिंग इज, सारा कुछ जो भी रेगुलेट हो रहा है वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये सारी कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए, ठीक है। सेक्शन 7 है जो बात करता है मेल के बारे में, मेल आदमी, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करते हैं कि भाई साहब अगर एक हिंदू आदमी कोई लड़का या लड़की गोद ले रहा है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। तो पहली जो कंडीशंस है, पहली कंडीशन इज दैट कि पागल नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पागल तो जमाई नहीं होना चाहिए और माइनर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड थिंग इज, अगर वाइफ नहीं होनी चाहिए जिंदा, ठीक है ना। और अगर वाइफ जिंदा है तो उसकी कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। डिक्लेरेशन जिसको हम बोलते हैं, जिस तरह मैं आपको बता रहा था ना हिंदू एक्ट के अंदर भी पंडित की डिक्लेरेशन होती है, वैसे ही डिक्लेरेशन होती है गोदनामे के अंदर कि भाई साहब ऐसे भाई मैं फलाना फलाना, ये भाई मेरी फ्री कंसेंट है इसको लेके, वो एक पूरा परफॉर्मा होता है, वो आप नेट पे कहीं पे भी सर्च मार लो मिल जाएगा, ठीक है ना। या आपने किसी का, अगर आपने गोद किसी का बच्चा लिया हुआ तो आपको पता भी होगा, या आप लेना चाह रहे हो तो किसी भी लीगल कंसल्टेंट के पास पा जाएगा। वैसी बात है, गूगल पे कर लो, आजकल तो गूगल का जमाना है, ठीक है ना। तो गूगल देवता जी हमारे हैं,
वहां पे आपको मिल जाएंगी ऐसी डिक्लेरेशन, गोदनामे के अंदर होती है, तो उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब बात आती है एक चीज की, जहां पर एक आदमी की मोर देन वन वाइफ है, मोर देन वन वाइफ है, तो क्या कंडीशन होगी और कैसे वो तीनों माए, अगर दो माए हैं तो दो माँ, तो उस धर्म में कैसे वो दो माए उस बच्चे को पालेंगी और कैसे वो बच्चा उन दो माओं को रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। रिएक्ट इन द मीन उनका संबंध कैसा होगा, दो माँ होगी ना, किसको असली माँ बोले, यह बात भी देखेंगे। तो अगर दो माँ हैं या तीन माँ हैं, तो जो अगर तीनों की वैलिड कंसेंट है, तीनों की कंसेंट है भाई साहब तीनों का, तो जो पहली सबसे बड़ी माँ होगी, सबसे बड़ी, वो कंसीडर्ड एज अ रियल मदर, ठीक है ना, वो कंसीडर्ड हो गया एज अ रियल मदर और बाकी सारी स्टेप मदर, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट चलता है, ठीक है ना। तो जो मेंटेनेंस के टाइम पे बात आती है तो इनके ऊपर भी बात आ सकती है, ठीक है ना। या फिर गार्जियनशिप के बाद बात आई थी, तो इसमें रोले होते हैं, मैं तो गार्जियनशिप में कि भाई साहब रियल मदर और स्टेप मदर, वो वाला कंसेप्ट होता है दिक्कत, ठीक है। तो ये अब सेक्शन 8 बात करता है। ये सेक्शन याद करना बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा, पूरे सेक्शन हो जाए मैं कहूंगा इनके याद करना कैसे है सेक्शनों को, सेक्शन भूल जाते होगे। सेक्शन ये 4-5 की चेन है, तो उनको कैसे याद रखना है, बहुत आसान है। उसके बाद बात करते हैं फीमेल की। फीमेल भी पागल नहीं होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी, मतलब छोटी इन द सेंस एज में, ठीक है ना, एज में छोटी नहीं होनी चाहिए। हस्बैंड लिविंग नहीं होना चाहिए, हस्बैंड लिविंग है तो कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन तो है। तो गाइस जो लड़की कहती है सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग यही कहती है कि भाई साहब ऑब्वियसली बात है, जो सेक्शन 7 में लड़का कह रहा था वही बात लड़की भी कहती है। ऑब्वियसली बात है, उसके 3 पति तो हो नहीं सकते, ठीक है ना। मुस्लिम लॉ में हो सकता है कि उसके 2 वाइफ हो, 3 वाइफ हो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन सिर्फ यही कंडीशन है कि 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, वैलिड कंसेंट की होनी चाहिए, पति जिंदा नहीं होना चाहिए, पति जिंदा हो तो उसकी वैलिड कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है कि पर्सन, सेक्शन 9 बात करता है जो पर्सन गोद दे रहे हैं, वेदर इट इज एनजीओ, कोई भी ना जो ऐसी कोई हो, या फिर ऐसी कोई भी अनाथ आश्रम जिनसे आप गोद में ले रहे हो। पहली चीज ऑब्वियसली बात है कैपेबल होने चाहिए, ठीक है ना, 2 जगह गोद ना दे रखा हो उन्होंने, ठीक है ना, कैपेबल हो, दिमाग सही हो, सब सही हो, ठीक है ना, या फिर उसके जो असली माँ पिता है वो जिंदा ना हो, ये कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो गाइस अगर उसके माँ बाप जिंदा नहीं है और उसका गार्जियन गोद दे रहा है, तो वैसी बात है कोर्ट से डिक्री हो जाती है कि भाई साहब उसके वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। वो चीज जरूरी है कि भाई साहब ये जो हम एडॉप्शन कर रहे हैं दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है ना, कि अगर अगले को अच्छा घर मिल जाता है, अच्छी परवरिश मिल जाती है, देन इट इज गुड। क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि ये रिश्तेदार होते हैं ना, ये प्रॉपर्टी हड़पने के लिए भी एडॉप्शन कर देते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत गजब कंसेप्ट है, ठीक है ना। पूरा अच्छा था, बढ़िया पढ़ाएंगे आपको, पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो कैसे रिश्तेदार प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि देखो लेने वाला ऑब्वियसली बात है उसकी वैलिड कंसेंट थी, ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग वो रेगुलेटेड था, ठीक है, वो कैपेबल था, लड़का भी लड़की भी, देने वाला भी कैपेबल है, ठीक है। लेकिन बात है जो बच्चा गोद दे रहे हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी जरूरी है। तो गाइस जो पहली जो चीज है वो यही है कि हिंदू होना चाहिए, मैरिड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा कस्टम है जो उसका कहता है कि भाई मैरिज के बाद भी गोद दे सकते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन और 15 साल से नीचे की एज का होना चाहिए। वैसे कहते हैं 15 साल से नीचे की एज की तो आप क्या ही मैरिज करोगे, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है भाई साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लेने वाला कैपेबल है और वो ऑब्वियसली बात है उसकी डिक्लेरेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है कि वो 2 बार गोद ना दे रखा हो फॉर सेम पार्टीज को, ठीक है ना, इसको भी गोद दे दिया, इसको भी गोद दे दिया, कागजों में हो जाता है कई बार। तो गाइस मेन चीज यही जरूरी है। और एक चीज और है कि अगर 15 साल से भी नीचे का है, सॉरी 15 साल से भी ऊपर का है, तो अगर देयर इज एनी कस्टम तो डेफिनेटली ही कैन बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम, ठीक है ना, तो उनके कस्टम के अकॉर्डिंग ही कैन बी अडॉप्टेड। तो गाइस सेक्शन 10 ओनली इसी के बारे में बात करता है। अब बात है सेक्शन 11 की। तो गाइस एक चीज सोचो,
ठीक है भाई, लड़का भी गोद दे दिया या लड़की गोद दे दी, तो अनमैरिड को भी गोद दे सकते हैं, हमने पढ़ा, ठीक है ना। फीमेल को भी दे सकते हैं, मेल को भी दे सकते हैं सेक्शन 7 और 8 के अकॉर्डिंग, मेल को 7 में और 8 के अकॉर्डिंग फीमेल को। तो देयर यानी आपने और भी कंडीशन सुनी होगी सोसाइटी में, ठीक है ना। तो जो और कंडीशन है ना, अदर कंडीशन दैट आर इन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, ठीक है। सेक्शन 11 इनके बारे में बताता है। सेक्शन 11 क्या कहता है भाई? सेक्शन 11 कहता है पहली चीज, इफ आई एम अनमैरिड 21 साल का गैप होना चाहिए, और लड़की ले रहा हूँ बोल 21 साल का गैप होना चाहिए। लड़की अगर लड़का ले रहा है, लड़की ले रहा है, लड़का अगर लड़की ले रहा है, इफ दे आर अनमैरिड, ये एक गुड डिसीजन है। 21 साल का गैप होना बहुत जरूरी है, ताकि वो उनका गलत फायदा ना उठा ले, बिकॉज अनमैरिड है। और आजकल तो भाई सच्ची तो सगे को नहीं बख्श रहे। जिस हिसाब से आप रेप केसेस देख रहे हो, छेड़छाड़ के केसेस देख रहे हो, फैमिलीज में ही चल रहा है, सब गंद भरा पड़ा है, ठीक है ना। तो भाई साहब इस टाइम पे एडॉप्शन लेना ठीक है, कागजों में नाम आ गया, इस चीज का क्या करें? इसके अकॉर्डिंग तो वो एडॉप्टेड रहता है, ठीक है ना, किसी के माइंड में। तो उसके माइंड में से कचरा कैसे निकालें? तो इसलिए सेक्शन 11 के अंदर ये कंडीशन जोड़ी गई। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द गुड सेक्शंस जो एडॉप्शन के लिए जोड़ा गया, ठीक है। तो गाइज अदर कंडीशन में यही है, एक यह कि भाई साहब अगर रियल मतलब सन ना हो उसका, तो वो सन ले सकता है। अगर कोई भी कपल है, ठीक है ना, उनको कोई हिंदू सन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है गाइज, ऑब्वियसली बात है अदर कंडीशन में सेक्शन 11 पढ़ रही। तो गाइज अब समझिए प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, कैसे एडॉप्शन से प्रॉपर्टी रिलेट करती है। मेन रोल है प्रॉपर्टी के ऊपर होते हैं, बच्चे के ऊपर नहीं होते। समझिए, रियल कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है ना। एक बार किताबें साथ में रखिए, लेकिन दिमाग खोल के रखिए थोड़ा सा, किताब भी ना देखिए, मतलब एक बार जो मैं कह रहा हूँ फैक्ट्स को समझिएगा। कि सेक्शन 12 बात करता है इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन के बारे में, एंड जो सेक्शन 13 है वो उसके राइट ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है। तो भाई ये क्या है, ये सेक्शन क्या बीमारी है? मैं वो कह रहा था, जो चीज की क्या समझाना चाह रहा था, वो ये समझाना चाह रहा था कि भाई देखो, अगर ए पर्सन है, उसके माँ बाप मर गए, एक ये लड़का है, उसके माँ बाप मर गए, गार्जियन है, गार्जियन उसका मैं हूँ, इसका मैं गार्जियन हूँ, चाचा ताऊ कुछ भी लगा सकते हो। तो मैं अगर इसको गोद दे रहा हूँ, इसके बाप की प्रॉपर्टी पड़ी थी, तो क्या वो उस बाप की प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल है अब एडॉप्शन के बाद? नहीं, इसका राइट खलास हो गया इस खानदान से। ये बात ये लोग कहता है, समझ गए। और अगर कोई इनका कोई भी अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि प्रॉपर्टी भी हमको मिलेगी, तो वो कैसे मिलेगी? लीगल हायर्स, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग पहले क्लास 1 हायर्स के पास जाएगी, वो अपनी विल बना के उनके माँ बाप के पास ट्रांसफर करेंगे, या उस बच्चे को गिफ्ट कर देंगे, समझ गए। या तो पहले वो प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली बात है, बच्चा अडॉप्शन में चला गया, कॉन्ट्रैक्ट में बात आ गई कि भाई साहब मैं तो प्रॉपर्टी भी लूंगा, देख 10 किले आए इसके बाप के नाम में, 1 किला मेरे को दे दे। तो या तो वो पैसे दे दे, या फिर वो क्या करे, मैं उसको चाहता हूँ, वैसे बात है, इसके एडॉप्शन होने के बाद मेरा प्रॉपर्टी आ गई, 10 किले में हम लगा लो 5 बाय 2 किले मेरे पास आ गए, सारों ने मिलके थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट लिया और उसको पैसे दे दिए, या फिर विल दे दी, अपने नाम गिफ्ट डीड दे दी, ठीक है ना। तो ऐसे उसका कंसेप्ट चलता है। अब सेक्शन 14 की बात करता हूँ, तो उसमें क्या है कि भाई साहब अगर वही मैंने बताया कि मोर देन 1 वाइफ्स हैं, तो कैसे उसकी स्टेप मदर और स्टेप फादर वो कंसीडर्ड किए जाएंगे, ठीक है ना। कि अगर पहले ऑब्वियसली बात है माँ है, और अगर अनमैरिड है, अगर मैं अनमैरिड हूँ, मैंने बच्चा गोद ले लिया, तो उसकी जो मेरी वाइफ होगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज स्टेप मदर, नॉट रियल मदर। यह चीज समझ लीजिएगा। सेक्शन 14 कहता है कि भाई साहब अगर मैं अनमैरिड हूँ, मेरी वाइफ आ जाती, मैंने अनमैरिड होते हुए बच्चा गोद ले लिया और मेरी वाइफ आ जाती है कल को, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज, दैट मदर विल बी कंसीडर्ड एज हर स्टेप मदर, नॉट हर रियल मदर, नॉट हर और हिज रियल मदर, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है। और ऐसे ही अगर लड़की में भी है, उसने पहले अनमैरिड होते हुए लिया, तो उसका स्टेप फादर कहलाएगा,
समझ गया। अगर मोर देन वन वाइफ है तो बड़े वाली क्या कहलाएगी, उसकी असली रियल मदर। इट विल बी कंसिडर्ड एज, अगर दोनों ही मैरिड हैं और एक बंदे की 3 से 2 या 3 वाइफ हैं तो तीनों की अगर वैलिड कंसेंट है तो बड़े वाली कंसिडर्ड एज हर रियल और हिज रियल मदर, और बाकी सारी स्टेप मदर या है, ठीक है। स्टेप फादर तो ऑब्वियस ही बात हो नहीं सकते, ऐसा कोई कस्टम तो है नहीं मेरी नॉलेज में, ठीक है। तो ये थी वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट। अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। ऐसे ही प्रॉपर्टी के रोले चलते हैं, ठीक है ना। तो थोड़े प्रॉपर्टी के ऐसे ही चलते हैं कि बच्चे, मैं आपको बता दूं एक कंसेप्ट और समझा दूं कि प्रॉपर्टी का रोला क्या चलता है। प्रॉपर्टी का रोला ऐसे चलता है कि बच्चा को दे दिया और वैसी बात है मेरे नाम प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो चाहते हैं कि बच्चे को गोद दे दें। अब कई बार क्या होता है मैं बताऊँ, बच्चा बड़ा हो जाता है, 10-12 साल का हो जाता है। आजकल के 10-12 साल के बच्चों को नॉलेज आ जाती है, फिर वो नहीं जाते, उसकी वैलिड कंसेंट नहीं होती, ठीक है। तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो ये थी वीडियो गाइस, ठीक है, आप समझे। तो वो प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में अडॉप्शन दे देते हैं। कई रिश्तेदार ऐसे करते हैं, कई घटिया बंदे हमारे इस सिस्टम में हैं, कई पागल से हैं, ठीक है ना, जो कि अपना गार्जियनशिप नहीं समझते, ठीक है। तो ये अगर उन्होंने हिस्सा अपना पहले से काट लिया तो डेफिनेट वो गार्जियनशिप क्या तो अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें वो भी। तो गाइस ये थी वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।